रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू वर्कबुक पे आ जाते हैं। टास्क फाइल भी मैं अपने पास जो मौजूद है वो खोल लेता हूँ अपने पास से ही। ठीक है, ये टास्क फाइल हमारे पास है। इस डेटा सेट को देख लेते हैं। लुकअप फाइल्स के अंदर आपके पास बहुत सारी, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, लुकअप फाइल्स का जो आपके पास फोल्डर है इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। सारी फाइल्स CSV फॉर्मेट्स के अंदर हैं। अब तक मैंने आपको एक्सेल फाइल की ऊपर वर्किंग सिखाई थी, CSV की ऊपर वर्किंग नहीं सिखाई थी। मैंने कहा था वो एक आपको टास्क दूंगा, वो नहीं दिया। मैं इस वजह से समझा कि डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट को ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम हमारा सब कम बचा हुआ है। वो आपको एज अ प्रैक्टिस बाद में दे दूँगा। ठीक है, ये सारी फाइल्स आपके पास CSV फाइल्स हैं। एक एक करके इनको लोड करेंगे और जो टास्क में जो बातें लिखी हुई हैं इनको पर वर्किंग करने की वो वर्क करके देखेंगे। यानी कि एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है जिसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें कस्टमर की CSV फाइल को जो है ना लुकअप करना है। कस्टमर की CSV फाइल को लुकअप करना है। तो मैं पाइथन के ऊपर आया हूँ। सबसे पहले अपनी बेसिक लाइब्रेरीज जो है, जो मैंने आप लोग के सामने जिसमें हम वर्किंग कर चुके हैं, उन तीनों को एक साथ लोड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैटप्लॉटलिब मेरे नहीं ख्याल अभी आज ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ आज डेटा के ऊपर वर्किंग करेंगे, डेटा की विजुअलाइजेशन कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लाइब्रेरीज की नीड हो सकती है। मैंने इन दोनों को रीड कर लिया। मुझे अपना कस्टमर्स के टेबल, कस्टमर्स का जो फाइल के अंदर फाइल जो मौजूद है उसको लोड करना है। उस फाइल को लोड करने के लिए सबसे पहले मैं तो एक वेरिएबल असाइन कर दूँ। अब DF कस्टमर के नाम से मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ PD.read। किससे? एक्सेल नहीं, अभी ये CSV है। तो CSV फॉर्मेट का आपको आइडिया तो है ना कि CSV फॉर्मेट होता क्या है? बता देता हूँ, बेहतर है। देखिए, CSV फॉर्मेट आपका, CSV की फुल फॉर्म है कॉमा जो वैल्यू है इसको कहते हैं हम कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट। ये खुल तो एक्सेल के अंदर जाती है, ज़ाहिर है एक्सेल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो CSV फॉर्मेट की फ़ाइल को भी ओपन कर लेता है। ठीक है, लेकिन CSV का एक्चुअल फॉर्मेट ये नहीं होता। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको कि यार इसमें और एक्सेल में क्या फ़र्क है, तो क्योंकि ये एक्सेल में खुला हुआ है तो ये आपको लग रहा है कि इसमें एक्सेल में कोई फ़र्क नहीं है। इस फाइल की अगर आपको एक्चुअल जो अगर देखना चाहते हैं ये फाइल कैसी होती है, तो आप इसको नोट पैड में खोल के देख लें। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट पैड में खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हर एक वैल्यू के बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर दूसरी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू, कॉमा, चौथी वैल्यू। तो ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है, इसकी हर एक वैल्यू कॉमे के ज़रिए सेपरेट हुई है। तो फ़ायदा क्या है कि किसी फाइल को CSV फॉर्मेट में रखने का, रादर दैन कि आप उसको किसी एक्सेल फाइल के अंदर सेव करें। देखिए, फ़ायदा तो ये है कि जो आपकी जो एक्सेल का जो फॉर्मेट है ना, या जो एक्सेल की लिमिटेशन है, वो एक ख़ास एक्सेल रॉज एंड कॉलम पे वो काम करता है। उसके बाद एक्सेल की लिमिट ख़त्म हो जाती है। एक्सेल उसके बाद वाले डेटा को कभी नहीं रीड करेगा। यानी कि अगर आप आखिर तक जाएँ तो ये सबसे लास्ट में आपको ये कुछ XFD तक के कुछ कॉलम्स हैं वो मिलेंगे ये। ठीक है, ये एक्सेल की लास्ट, ये पता नहीं कितने बनते होंगे, 600-700 बनते होंगे। ठीक है, ये एक्सेल की कॉलम की लिमिट है कि एक्सेल इतने सारे कॉलम्स को अपने पास रख सकता है। और अगर रॉस की बात करें तो ये आप नीचे जाएंगे तो ये तकरीबन 1 लाख नहीं है, 10 लाख है। भाई ये 10,48,000 कुछ इतने ही रॉज हैं। 1 मिलियन और कुछ समथिंग कुछ इसका जो है आपका, इतनी कॉलम, इतनी रॉज ये ले सकता है। इससे बड़ा डेटा नहीं ले सकता। नहीं, अगर आपका डेटा इससे बड़ा है तो वो कहाँ जाएगा? तो आप एक्सेल फाइल कभी सेव ही नहीं कर सकते। और ये तो इतनी बड़ी लिमिट है ना एक्सेल की। थोड़ा सा एक्सेल का फाइल 1 लाख 1.5 लाख आप रॉज सेव कर लें एक्सेल में, एक्सेल फाइल हैंग भी होना शुरू हो जाती है, आप कोई वर्क भी नहीं कर सकते। तो वो आपका फ़ाइल हमेशा CSV फॉर्मेट में रहेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉमा कॉमा करके जितनी मर्ज़ी आप कॉलम ऐड कर लें और एंटर कर करके जितनी रॉज आप ऐड कर लें, ये हमेशा ऐड होती रहेगी, क्योंकि नोटपैड की कोई लिमिट नहीं है। चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। डेटाबेस तो है,
लेकिन डेटाबेस के बाद अगर आपको किसी डेटा को या फिर लेट सपोज आपको डेटाबेस का डेटा किसी डेटाबेस के अलावा किसी और फॉर्मेट में सेव करना है, तो आपको कहाँ सेव करेंगे? तो आपको CSV फॉर्मेट में ही सेव करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई और फॉर्मेट शायद नहीं बचे जो मार्केट में इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता। ठीक है, मर्जी है, इसको नोटपैड में बना लें, सही है, या आप एक्सेल की फ़ाइल को CSV में सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, या CSV या किसी और फाइल को आप CSV में सेव कर सकते हैं, और भी बहुत सारी तरह से इनकी कन्वर्ट भी कर सकते हैं फाइल को। डेटाबेस आपका कन्वर्ट हो जाएगा CSV के अंदर, एक्सेल फाइल कन्वर्ट हो जाएगी CSV के अंदर, CSV फाइल आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर फाइल बनाकर भी आप उसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं CSV फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर ये जितना डेटा है वो यही डेटा है जो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जब नीचे तक आखिर तक, सही है, लास्ट रो तक, लास्ट कॉलम तक। इसमें एक्सेल की तरह टैब्स नहीं हो सकते, शीट्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है CSV फॉर्मेट का। अच्छा, अगर CSV फॉर्मेट का फाइल को आपको रीड करना होगा तो आपको ज़ाहिर है आपके पास फंक्शन मौजूद है रीड CSV का, और ज़ाहिर आपकी फ़ाइल जो है, मैंने वही वाला दोनों फोल्डर्स जो हैं, लुकअप फाइल्स और डेटा फाइल्स के फोल्डर्स को मैंने यहीं पर ही पाइथन के फोल्डर में रख लिया है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट डैश करूँगा तो मुझे लुकअप फाइल्स मिल जाएगा, और इसके अंदर जाके मैं डैश नहीं करना, चलो ऐसा नहीं है, ये कॉपी करते हैं, नीचे कॉपी किया, नाम है इसका, यहाँ पेस्ट किया, सिंपल मैंने लिख लिया। अब इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट अगर रीड हो जाए अच्छी बात है। ये रीड नहीं कर रहा, देखें ये आ रहा है एरर। एरर क्या बोल रहा है? बोल रहा है यूनिकोड डिकोडर एरर। ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाए तो ये बता रहा है कि UTF-8। ठीक है, लेकिन ये जो फाइल होती है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट को सेव करने के आप जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, उनको बिट्स का पता होगा, 8 बिट, 16 बिट, 4 बिट, सही है। तो बाकी को नहीं पता, उनको इतना तो पता होगा कि विंडोज़ भी 2 बिट्स में आती है, 32 बिट की विंडो होती है और 64 बिट की विंडो होती है, सही, इतना तो आइडिया होगा। तो इस तरह से जो टेक्स्ट के भी कुछ बिट्स वगैरह होते हैं, तो ये ज़ाहिर है इसके बाद भी कुछ लिमिटेशन है उठाने की। तो ये इस तरह का एरर आए तो कभी परेशान नहीं हो, सिंपल आप इसको एरर को कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट करके देखें, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह, और मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम कोई फाइल रीड कर रहे होते हैं तो भी फंक्शन को हम कॉल कर रहे होते हैं। मैं आपको अगर इसकी पांडास की क्वेरी लेके जाऊँ, अगर अच्छा, ये वो R वाला नहीं है एरर, सही है। ये देखें, ये नहीं बोल रहा कि इसको पाथ नहीं मिल रहा, पाथ को नहीं रीड कर पा रहा है, ये वो नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि UTF-8 इनकोडिंग का एरर है। कि अगर मैं यहाँ पे R दे भी दूँ ना तब भी ये नहीं आता है। देखें, वही सेम एरर आ रहा है। मैं बताता हूँ R वाली बात भी आप लोगों को नहीं बताई गई है अभी तक, R वाली बात भी बता देता हूँ कि R क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखें, इसमें बहुत सारे फंक्शन, इसमें बहुत सारे मेथड हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम पास कर सकते हैं। बहुत सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट हैं, सिर्फ एक पाथ है जो आपको देना है। ठीक है, आपकी फ़ाइल किस फॉर्मेट में सेपरेट हुई हुई है, डिफ़ॉल्ट सेपरेटर इसके पास कॉमा लगा हुआ है। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपकी CSV फाइल जो है कॉमा सेपरेटेड फाइल हमेशा कॉमे में ही सेपरेट रहे, ये आपकी डैश में भी सेपरेट रह सकती है, सही है, या आपकी इसमें भी सेपरेट हो सकती है, या आपकी टैब में भी सेपरेट हो सकती है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। तो अगर आपकी फ़ाइल टैब सेपरेटेड है तो भी वो CSV फॉर्मेट में ही सेव होगी, ऐसा नहीं है कोई टैब सेपरेट कोई अलग फॉर्मेट नहीं होगा, वो CSV फॉर्मेट ही कहलाएगा। लेकिन इसमें सेपरेटर आप अलग अलग भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है। हमारी अपनी एक ऑफिस की प्रैक्टिस है कि वो हमें एक डेटा IT को भेजना होता है, उन्होंने एक सेपरेटर बनाया हुआ है, उनके पास उनका सेपरेटर जो है वो ये वाला है, ये सॉरी ये
तो अपने डेटा को इस फॉर्म में सेपरेट करना पड़ता है और फिर उनको डेटा भेजते हैं, तो वो उनका डेटा वहाँ पर इजीली उठ जाता है। किसी और फॉर्मेट में भेजते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या भेज दिया, हमारा सिस्टम जो है ना यूज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेपरेटर जो है ना कॉमा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है ना सेट हुई हुई हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग डेटा को रीड करते हैं। यही सारे फंक्शंस, यही सारे आपके पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये रीड एक्सेल के अंदर भी आते हैं कि अगर आपको आपको सिर्फ चंद कॉलम को यूज़ करना है तो आप यूज़ कॉलम करके उसमें एक लिस्ट पास कर दें, तो आपके सिर्फ वही कॉलम को ही रीड करेगा, सारे कॉलम को रीड नहीं करेगा, ठीक है। या आप पहले से डेटा को रीड करने के टाइम पे अपने कॉलम की टाइप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डी टाइप अंदर जो है आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और अपने हर एक कॉलम की टाइप डिफाइन करते हैं। कॉलम ए की टाइप ये है, कॉलम बी की टाइप ये है, कॉलम सी की टाइप ये है, तो आपके डेटा उसी फॉर्मेट में रीड होकर उठेगा, ठीक है। कितनी रोज स्किप करवानी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जब कभी आप वर्किंग करेंगे कभी शायद आपको ज़रूरत पड़े, कभी कभी पड़ जाती है इनकी, लेकिन दिखा इस वजह हूँ ताकि जब भी कभी आपको ज़रूरत हो तो आपको याद रहे कि हाँ ये इस तरह से चीज़ें हमने देखी थी, वर्किंग होती है, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास एक चीज़ आती है इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग डिफ़ॉल्ट पे UTF-8 लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है मेरी फाइल UTF-8 पे ना हो, ठीक है, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर एरर आ रहा है। इसके क्या क्या एरर हो सकते हैं, पॉसिबल एरर्स? जी, फ़ॉन्ट बड़ा करने से भी नज़र नहीं आ रहा, सही है यार। मैग्नीफायर से भी इशू होगा, हाल में ये थोड़ा सा सेट करना पड़ जाएगा इसको फिर। गूगल किया तो मुझे हमेशा यही सोल्यूशन मिला कि मैं इस पर बाय डिफ़ॉल्ट इनकोडिंग जो है इनकोडिंग लेट इन कर दूँ, ठीक है। मैं हमेशा, मेरी अपनी जनरल प्रैक्टिस यही है कि मैं जब भी ये UTF का एरर आता है मैं इनकोडिंग लेट इन कर देता हूँ, तो मेरी फाइल ईजीली रीड हो जाती है, ठीक है। बातों बात लेट इन से काम नहीं चलता तो UTF-16 बिट देना पड़ रहा होता है, उससे काम, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें हैं। या आप सिंपल अपना केस को जब गूगल करेंगे तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें पास डेटा आ गया है आपके सामने, पहले भी आप डेटा को, जी लेटिन यार बस इसकी इनकोडिंग का एक समझे फॉर्मेट है, जिस तरह UTF-8 आपका एक आपके डेटा को क्या बोलेंगे, इसको टेक्स्ट का एक फॉर्मेट बोलेंगे या टेक्स्ट को सेव करने के बिट्स बोलेंगे, उस लैटिन भी एक तरह का बिट का ही टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है। ये लेकिन ये इसका ताल्लुक फॉन्ट से नहीं होता, इसका ताल्लुक बेसिकली आपकी इनकोडिंग से होता है। जो डेटा जिस एक्चुअल जिस बिट्स में रखा हुआ है ना, उसकी कुछ टाइप्स हैं। ये UTF-8 हो गया, UTF-16 हो गया, UTF-32 हो गया, ठीक है। आप आगे भी देखेंगे जब आप डेटा की टाइप्स डिफाइन करेंगे ना, तो बादों का तो इंटीजर 64 बनाएगा उसको, बादों का तो इंटीजर 32 बनाएगा, ठीक है। ये आपका डेटा सिंपल लोड हो गया, अब इसके ऊपर आप सारी चीज़ें वो परफॉर्म कर सकते हैं जो आप लास्ट टाइम पे मैंने आपको दिखाई थी। आप हेड देख सकते हैं, टेल देख सकते हैं, कॉलम के नेम देख सकते हैं, कोई भी एक कॉलम को, कोई भी 3 कॉलम को कॉल कर सकते हैं, कोई भी एक रॉ को, हर तरह से जिस भी तरह से आप डेटा को चेक करना है, देखना है, देख सकते हैं। अब मैं अपने टास्क पे आया था ताकि हम मज़ीद टाइम ज़ाया ना करें। पहले तो हमने ये कर लिया कि हमने डेटा को पांडास के डेटा फ्रेम में लोड कर दिया। वेरीफाई द डेटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम स्पेशली फॉर कस्टमर आईडी। वेरीफाई करना है कि हमारे डेटा की जो कॉलम आईडी हैं वो डेटा टाइप्स हैं वो अपने टाइप में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या मैंने आपको बताया था, 2 चीज़ें बताई थी। एक तो ऐसा इन्फो बताया था मैंने आपको, ठीक है। इन्फो आपको डेटा की
इन्फॉर्मेशन पूरी दे देगा, साथ में नॉन नल वैल्यूज़ भी दे देगा, ठीक है, साथ में डेटा टाइप्स भी बता देगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था डी टाइप्स, ठीक है, ये आपको सिंपल डेटा और इसकी टाइप बता देगा। कस्टमर की तो आपको इंटीजर के अंदर है, बिल्कुल सही है। प्रीफिक्स ऑब्जेक्ट में है, फर्स्ट नेम ऑब्जेक्ट में है, लास्ट नेम ऑब्जेक्ट में है। हाँ, ऑब्जेक्ट एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग होता है, यानी कि अगर आपके पास किसी इंटीजर कॉलम के ऊपर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपके लिए तशवीशनाक बात है, सही है। लेकिन अगर आपके पास जनरल कोई स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है तो मसला नहीं, इसको जाने दें, सही है, उसका वो ऑब्जेक्ट में ही होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट मतलब कि हल करने का फ़ायदा नहीं है इसको, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में ही रहने देते हैं। इंटीजर में आ रहा है कोई तो उसको ज़ाहिर करेंगे ना अभी। जैसे आपके पास ये आ रहा है बर्थ डेट का कॉलम है, इसकी डेटा टाइप आपके पास क्या होनी चाहिए, डेट में होनी चाहिए, लेकिन ये आपका इसकी डेटा टाइप आपके पास ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है। टोटल इनकम आपके पास ऑब्जेक्ट में आ रहा है, जबकि ये आपके पास इंटीजर में होना चाहिए था। अब यहाँ पे आ रही कंडीशन। अब ये सारी चीज़ें जो आपको सही करनी है, क्योंकि अगर आपने इस डेटा को ऐसी फॉर्म में रहने दिया तो आप इस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आप सम ऑफ इनकम नहीं निकाल सकते कि आपके पास जो कस्टमर्स का जो डेटा है, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, तो कस्टमर की इनकम क्या क्या है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में, आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है। तो ये आपके पास कुछ दो कॉलम्स हैं जो आपके पास ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो पहले चलते हैं डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को सही करने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का कॉलम जो है आपके पास df कस्ट डॉट बर्थ डेट, मैं इसे कॉल कर लेता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, डेटा ऑब्जेक्ट, लाइन जिसकी ये है, नेम ये है, और ये शुरू की 4 वैल्यूज़, आखिर की 4 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़ आपको डेटा की दिखा रहा है, ठीक है। इसको हल करने के दो तरीके हैं, इसके भी मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, दूसरा मेथड जब हम डेट टाइम की लाइब्रेरी पे आएंगे तो शायद उस वक्त मैं आपको बता दूँ। पांडास के अंदर एक आपके पास एक फंक्शन है टू डेट टाइम के नाम से, टू डेट टाइम, सही है। टू करके आप अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं डेट टाइम के अंदर, न्यूमेरिक के अंदर, सही है। पिकेल होता हुआ कुछ टाइम डेल्टा टाइम्स की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो मुझे अपने डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने एक फंक्शन कॉल किया, अंदर मुझे अपने अगर मैं कॉलम पास कर दूंगा, ठीक है, तो ये इसने मेरे बज़ाहिर फॉर्मेट चेंज कर दिया, लेकिन डेटा वही का वही, और आपकी डेटा टाइप आप चेंज हो गए, डेट टाइम 64 में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट की चेंज वाली चीज़ें जो है वो इसमें नहीं होंगी, उसके लिए आपको डेट टाइम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। डेट के साथ जितना कुछ हैंड वर्किंग करनी है वो डेट टाइम की लाइब्रेरी में करेंगे। ट्रांसपोज नहीं, डेट, ये जो फॉर्म कह रहे हैं, ये जो डेट से इनको फॉर्मेट करें, मंथ डेट, या तो डे मंथ ईयर हो जाए, या मंथ का पूरा नाम आ जाए, साथ में जो डे है उसका नाम भी आ जाए, नहीं तो इस तरह की फॉर्मेट सारी वर्किंग हो जाती है, लेकिन वो डेट टाइम की लाइब्रेरी के अंदर होगी। ये नहीं कि ये वो अब जब आपका डेटा एक फॉर्मेट में आएगा तो ज़ाहिर है वो उसी फॉर्मेट में रखा भी तो जाएगा ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब वो आपको यहाँ पे डेट टाइम भी कर दे और आपको उसी फॉर्मेट में डेटा भी रखे जो आपके डेटा की फॉर्मेट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसने अपने पास जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रखा हुआ है डेट टाइम के लिए, वो ये रखा हुआ है कि ईयर, मंथ और डेट। अगर मैं अपने डेटा अपनी कॉलम को इस तरह से मैं अगर इस फंक्शन में बंद कर दूं, इनकैप्सुलेट कर दूं, तो मेरे पास ये मेरा जो कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेट टाइम के अंदर। बस सही सिंपल, जब मेरे पास इस तरह से काम हो जाता है तो मैं df कस्टमर डॉट बर्थ डेट कह देता हूँ उसके बराबर, ठीक है, ये फिक्स हो गया। जो मेरा बर्थडे का कॉलम है वो इसके बराबर है, ज़ाहिर है खुद एक
वही ये चीज़ है, बस उसके बाद फॉर्मेट लगा, उसमें आप डेट टाइप चेंज हो गई है इसकी। ये मेरे पास अब कन्वर्ट हो गया आपकी पूरे डेटा का जो कॉलम है आपका वो कन्वर्ट हो गया आप डेट टाइम के उसमें। ठीक है, अब ये ऊपर वाला मैं कोड दोबारा रन करके दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ऊपर कहाँ? नीचे ये ना नीचे। ठीक है, अब दूसरा कॉलम आपके पास है जो कि है आपके पास एनुअल इनकम। जब मसला नहीं पता एनुअल इनकम में क्या है, पहले कॉलम को चेक कर लेते हैं कि एनुअल इनकम में मसला क्या है। अच्छा, इसके अंदर डॉलर भी आ रहा है, कॉमा भी आ रहा है, तो शायद इसकी वजह से ये इसने इसको एज एन इंटीजर नहीं लिया और इसको आपको एज एन ऑब्जेक्ट दिखा दिया। अब इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। जिस तरह से मैंने डू डेट टाइम का चेक करता हूँ, टू न्यूमेरिक से होता है कि नहीं होता। पी डी टू न्यूमेरिक DF कस्टमर डॉट नहीं हो रहा, PD टू न्यूमेरिक से नहीं हो रहा है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मैं इस स्ट्रिंग को कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता। सही है, ज़ाहिर है इसके बाद ये सब स्ट्रिंग में मौजूद है। और आप ये देखें कि इसने यहाँ पे एक स्पेस भी आई हुई है इसके अंदर एक। ठीक है, $90,000 आखिर में एक स्पेस। ज़ाहिर है इस तरह की डेटा दिखने में तो आपको वैल्यूज़ ही लग रही हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ नहीं है बल्कि उनके अंदर स्पेसेस भी मौजूद हैं। तो अब इसको हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए मैं एक मेथड है रिप्लेस का, वो रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, ये भी रिप्लेस का फंक्शन मैं लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने आपको शायद, चलो नहीं दिखाया था। इसके अंदर मुझे पास करना होगा, मैंने एक डिक्शनरी पास की और मैं कह रहा हूँ ये डॉलर है वो ब्लैंक से रिप्लेस हो जाए, जो कॉमा है वो भी ब्लैंक से रिप्लेस हो जाए, और जो स्पेस है वो भी ब्लैंक से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, ये मैंने बंद किया। अभी इन प्लेस टू वगैरह करके नहीं देख रहा मैं। ठीक है, इन प्लेस टू वगैरह नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक किया लेकिन इसने कुछ कन्वर्ट किया नहीं। सही है, जब इस तरह से आपकी चीज़ें कन्वर्ट ना हो तो इससे पहले स्ट्रिंग लिख दिया करें। ठीक है, यानी कि आपकी इस कॉलम को स्ट्रिंग नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से उसके ऊपर रिप्लेस नहीं लगा पा रहा, क्योंकि रिप्लेस का ताल्लुक आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ से, स्ट्रिंग के अंदर से ही कुछ चीज़ें रिप्लेस हो। तो अगर आप इसको डॉट स्ट्रिंग कर देंगे तो आपका ये जो एनुअल कॉलम है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रॉपर स्ट्रिंग के अंदर, और अब स्ट्रिंग के ऊपर लग जाएगी रिप्लेस। अब एरर आ गया। देखते हैं, वन आर्ग्यूमेंट मिसिंग। क्या उसने कर दिया?
अच्छा जी, यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और देना पड़ेगा मुझे, वो कॉन्सेप्ट है रिजिक्स का। देखिए मैंने इसको पहले सिंपल तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इसने सिंपल तरीके से टू न्यूमेरिक नहीं किया। फिर मैंने इसके बाद डायरेक्ट रिप्लेस लगाया, कि जिन जिन चीज़ों को मैं रिप्लेस कराना था उसने उनको भी नहीं रिप्लेस किया। डेटा की नेचर कुछ इस तरह से थी, नहीं कर रहा था। मैंने अपने डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और स्ट्रिंग में रिप्लेस कर रहा था, तो मैंने स्ट्रिंग में रिप्लेस करने के लिए मैंने किया ये कि अपने डेटा के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट पास किया रिप्लेस के फंक्शन के अंदर, रिजेक्ट्स का। रिजेक्ट्स क्या होता है? रिजेक्ट्स भी एक लाइब्रेरी है आपके पास, मैं लाइब्रेरी को पास नहीं कर रहा अभी, रिजेक्ट्स का की एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ। रिजेक्ट्स आपके ना पैटर्न को मैच करता है। रिजेक्ट्स को नहीं पता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट्स को खाली पैटर्न चाहिए होता है। उसको जब पैटर्न मैच करता है तो उस पैटर्न के हिसाब से वर्किंग कर लेता है। ठीक है, यानी कि आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप अपने ईमेल एड्रेस वाला जो कॉलम है या जो आपकी जो लाइन, जो टैब है जहाँ पे आप यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, उसके ऊपर आप रिजेक्ट सेट कर दें कि पहले वो कुछ भी वैल्यूज़ दे, फिर @ दे, फिर कुछ भी वैल्यूज़ दे, फिर डॉट करके कुछ वैल्यूज़ दे। तो आपने देखा हो कि बाज़ औक़ात कुछ अच्छी वेबसाइट पर अगर आप कोई फॉर्म वॉर्म फिल कर रहे हो, तो जब तक आप कंप्लीट ईमेल एड्रेस आप नहीं दिखते तब तक वो उसको एरर ही मार्क कर रहे होते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है, एटलीस्ट आपको डॉट के बाद 2 वर्ड्स तो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, बाद उनके कुछ का डोमेन 2 का होता है, उसके बाद ज़्यादातर को डोमेन .com 3 का होता है। तो एटलीस्ट जब तक आप 2 वर्ड्स ना लिख लें, अगर आप ऐसी कोई गलत भी ईमेल भी लिख रहे हैं आप abc@abc. तो वो नहीं पकड़ेगा जब तक आप उसको पूरा .com करके पूरा नहीं देंगे। तो वो भी एक टाइप, रिजेक्ट की एक टाइप है कि आपने वहाँ पर एक फॉर्मेट सेट किया हुआ है, वो देख रहा है कि डेटा आपको उस फॉर्मेट में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा किसी फॉर्मेट में आएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने मुझे जो रिप्लेस करना था, मुझे $साइन रिप्लेस करना था, कॉमा रिप्लेस करना था और स्पेस रिप्लेस करना था। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को एक ब्रैकेट में बंद किया। ठीक है, अच्छा इस ब्रैकेट के बाहर ही जो है ना मैंने इसको कोटेशन मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये रिजेक्ट्स डेटा को उसी तरह से रीड करता है, वो इस पूरा स्ट्रिंग को जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको आपको ये पूरा समझेगा। जो कुछ आप ब्रैकेट के अंदर देंगे वो आपको समझेगा कि भाई ये चीज़ के अंदर क्या लिखी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 0 से 9 लिख दूँ, तो मैंने बोला कि 0 से 9 रिप्लेस कर दो, तो उसने क्या बचाया, खाली $, कॉमा और स्पेस बचा दिया, बाकी से बढ़ा दिया। मैंने नहीं बोला कि तुम 9 सिर्फ रिमूव करो, मैंने बोला 0 से 9 तक जो भी है रिप्लेस कर दो। अगर मैं इसको बोलूँ कि 0 से 5 तक रिप्लेस करो, तो अब ये देखें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 5 से बड़ी ऊपर वैल्यू थी उसे सब दिखाई उसने मुझे। ठीक है, इसको नंबर का नहीं पता, इसको ये सिर्फ पैटर्न देख रहा है। ठीक है, मैंने पैटर्न के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी कि मुझे ये तीनों चीज़ें रिप्लेस करानी है। किससे रिप्लेस करानी है? ब्लैंक से रिप्लेस करानी है। खाली मैंने एक कोटेशन ओपन करी और क्लोज कर दी और रिजेक्ट = ट्रू कर दिया, तो उसने मेरे डेटा को में से ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी। ठीक है, अब मेरे पास डेटा में से ये चीज़ें रिमूव हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डेटा को, कॉलम को यही नाम दे देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे इन प्लेस = ट्रू शायद नहीं कर सकता, हाँ नहीं कर सकता, इन प्लेस = ट्रू का ऑप्शन नहीं है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है आपका ये। देखिए मैंने ये कन्वर्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जाके चेक करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है ये सिर्फ इसमें से ये सब रिमूव हुआ है, इसकी टाइप रिमूव, इसमें से $, और कॉमा और स्पेस रिमूव हुआ है। मैंने इसकी टाइप चेंज नहीं की है। ठीक है, अब मैं इसकी टाइप चेंज कर सकता हूँ। दोबारा PD.to न्यूमेरिक करके देखता हूँ मैं, शायद उससे हो जाए। ठीक है, ये हो गया PD.to न्यूमेरिक। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं .s टाइप करके फंक्शन कॉल करूं और इसको बोल दूं अंदर कि आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, ये फिर भी वही कर देगा। सही।
अब थोड़ा सा फ़र्क है खाली, ये देखें, ये इंटीजर 32 में कन्वर्ट कर रहा है और इंटीजर 64 में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं कोई कि इसमें करें कि उसमें करें। दोनों मेथड आपको दिखा दी कि PD.2 न्यूमेरिक से भी कन्वर्ट कर देगा और S टाइप इंटीजर में भी कन्वर्ट होता है ज़ाहिर है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल में बताने वाली बात है नहीं। सही है, डेटा इंजीनियर्स इसका बहुत ख्याल रख रहे हो, तो उनको डायरेक्ट डेटा फैच करके ला के कहीं ना कहीं रख रहे हो, तो उनकी बनी हुई पाइपलाइन कंटिन्यूस चल रही होती हैं सिस्टम के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो वो सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि 32 बिट का दायरे वेट हल्का होता है, 64 का अलग होगा, तो वो सब चीज़ों का ख्याल वो रखता है। मुझे और आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस लेवल के ऊपर डेटा की एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ इतनी कारामद नहीं है। तो इनमें से कोई भी दो मेथड आप, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर लें। चलें पहले वाला ही कर लें, ठीक है। तो ये अब आपका डेटा कन्वर्ट हो गया, अब आप चेक कर लें, ठीक है। एनुअल इनकम इसमें हो गया, बर्थ डेट इसमें आ गई आपकी, बाकी सारे कॉलम आपके उसी फॉर्मेट के अंदर। तो ये सिर्फ इतना स्टेप मैं ख्याल में 55 पे स्टेप के ऊपर जाके हमारा डेटा इस काबिल हुआ है कि हम उसके ऊपर फर्दर वर्किंग कर सकें, ठीक है। अभी कोई वर्किंग की नहीं है, तो ये सब डेटा का पार्ट है भाई, ये सब करना पड़ता है। बगैर डेटा की डेटा टाइप चेक किए आप डेटा के ऊपर कूद पड़ेंगे तो नुकसान आपको ही होने वाला है। रिजल्ट्स आपके सामने जो आएंगे वो सही नहीं आएंगे फिर। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी थर्ड पार्ट के ऊपर। कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रीफिक्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम। पहले तो मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास जो है ये इनमें इशू क्या है। तीनों कॉलम का नाम देखना है मुझे, तीनों कॉलम को बेसिकली देखना है। क्या करूँगा, पहले तो मैं कॉलम चेक तो निकाल तो लूँ मैं वो कॉलम क्या है, ये सारे कॉलम है ना, ठीक है। डबल ब्रैकेट और अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिस्ट पास कर रहे हैं उसमें ये तीनों कॉलम पास कर दें, तो आपके पास ये तीनों कॉलम आ जाएंगे। तो नज़र ये आ रहा है कि आपके तीनों कॉलम जो हैं ये कैपिटल लेटर्स में हुए हैं, अपर केस में हुए हैं। ये बोला जा रहा है कि आपको इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना है खाली, यानी कि इनको प्रॉपर फॉर्मेट में रखना है, टाइटल फॉर्मेट में रखना है। इसमें आप फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर में होता है। कर दें, ये कि मच्छर गायब होगा इससे, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको वर्किंग करनी है दायरे। अच्छा जी, स्ट्रिंग डॉट टाइटल, ये मैंने इसी के ऊपर जो है ना डॉट स्ट्रिंग टाइटल लगा के देख रहा हूँ, ये तो नहीं हो रहा। डेटा फ्रेम के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग ऑप्शन ऐसा नहीं, ठीक है, सही है। मुझे ये सारी वर्किंग एक एक करके अलग अलग कॉलम पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बोलूँ कि मुझे पहले प्रीफिक्स पे करना है, प्रीफिक्स के कॉलम को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ और टाइटल का जो मेरे पास एक मेथड है उसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके डेटा के प्रीफिक्स के कॉलम को टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। तीनों को एक साथ नहीं कर पा रहा मैं, पहले तीनों को एक साथ ही करने की कोशिश कर रहा था, तीनों को एक साथ हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं फ़िलहाल अलग, मैंने जो मेथड देखा तीनों एक साथ नहीं हुआ, मैं एक अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इन प्लेस ट्रू भी नहीं हो रहा तो मसला नहीं है, ये आपने जी देखिए पावर क्वेरी के अंदर आपको जो है ना टूल्स सामने प्रोवाइड किए हुए हैं, सामने आपके बटन्स मौजूद हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं वो डेटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। वो आसान तो है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें पावर क्वेरी की अपनी एक लिमिटेशन है, पावर बीआई की,
वो उसका पर्पज़ अलग है ना, उसका पर्पज़ डैशबोर्ड है, उसका पर्पज़ डेटा एनालिसिस की एक ख़ास व्यू है, लेकिन इसका पर्पज़ डेटा एनालिसिस ख़ास व्यू नहीं है ना। इसको आप तो डेटा को आप ये समझ लें कि आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन आप उसको उतने उतने बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, थोड़े बहुत कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन वो आपका पर्पज़ कुछ और होता है, वहाँ पर डैशबोर्ड पर्पज़ होता है, यहाँ पर्पज़ डैशबोर्ड नहीं है। सही है, यहाँ पर्पज़ आपको उस दुनिया के अंदर लेके आना है कि जहाँ से आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। सही है, तो डेटा साइंटिस्ट तो पावर बीआई को एज अ टूल छोटा सा यूज़ करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर बीआई को यूज़ नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि पावर बीआई के अंदर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, अब वो ट्रांसफॉर्म डेटा आपके पास कहाँ रहेगा? पावर बीआई से कोई और फॉर्मेट है नहीं, वो पावर बीआई के ही फॉर्मेट में हमेशा रखा रहेगा। लेकिन यहाँ जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ना, उस डेटा को आप कन्वर्ट करके अपने पास हमेशा सेव कर रख सकते हैं। सही है, तो ये फ़ायदा है कि पावर बीआई के ट्रांसफॉर्मेशन से सिर्फ वो एंड गोल उसका डैशबोर्ड बनेगा। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको हमेशा हर दुनिया के किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस डेटा को, और यहाँ से आप घुमा फिरा के किसी भी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज से किसी और जगह पर, उस डेटाबेस से सब घुमाते रहेंगे डेटा के अंदर जहाँ तक आपको लेके जाना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम हो गया, इसी तरह से लास्ट नेम। समझ में आ रहा है ना भाई सब चीज़ें? इसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा मैं। इस तरह से ये फर्स्ट नेम कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी हो जाएगा फिर, और मैंने इन्हीं को जो है ना इनका कॉलम का नाम दे दिया। तो आपके अब ये चाहें तो ऊपर वाला कॉलम दोबारा कॉल करें, तो आपका डेटा अब कन्वर्ट हो गया किस में? टाइटल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें आपके पास सिर्फ फर्स्ट नेम कैपिटल है, बाकी सब आपके पास स्मॉल में। ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब बोला जा रहा है कि आप करें कि एक न्यू कॉलम क्रिएट करें फुल नेम के नाम से, और ये तीनों कॉलम जो है प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्पेसेस के साथ मिला लें, क्योंकि ये कॉलम ऑब्जेक्ट कॉलम है, स्ट्रिंग कॉलम है। तो आपको पता है कि जब मैं किसी इंटीजर वैल्यूज़ को सम करता हूँ तो वो ये आंसर मिल जाता है, लेकिन जब भी मैं कभी दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को सम करूँगा तो क्या होगा? जमा करके दिखा देगा ये। सही है, तो ये अभी तीनों कॉलम मेरे पास स्ट्रिंग कॉलम्स हैं, तो मैं इनको प्लस करके लिख सकता हूँ। मैंने फ़िलहाल 2 को करके देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, हो रहा है, यानी कि मैं आगे भी कर सकता हूँ। हाँ लाते हैं ना, स्पेस लाते हैं। ठीक है, इशू क्या आ रहा है कि ये इशू इनमें स्पेसेस नहीं आ रही। अब स्पेस के लिए भी वही चीज़ है कि आपको अगर स्पेस लेके आनी तो स्पेस को देख, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, स्पेस को एज स्ट्रिंग डिक्लेयर करें बीच बीच में और वर्किंग कर लें। ठीक है, आ गई स्पेसेस। ये आपका फुल नेम क्रिएट हो गया, इसको नाम दे दें। कोई नया कॉलम क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, ब्रैकेट में उसका नाम दे दें तो वो कॉलम आपका क्रिएट हो जाएगा। सॉरी डीएफ, मैंने डीएफ लिख दिया। ठीक है, डीएफ अंडरस्कोर कस्टमर डॉट चेक करना सिंपल। ये सबसे लास्ट में आपके पास एक कॉलम क्रिएट हो गया फुल नेम के नाम से। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? कोई समझ में आ रही चीज़ें? ये वर्किंग भी आपकी हो गई। नहीं, लेकिन कॉलम की लोकेशन चेंज करने का फ़ायदा नहीं है ना। करके क्या करेंगे? क्योंकि या तो आप 10 कॉलम उठा लें, अलग अलग तरह से उठा लें। इस तरह से आप ये उठा लेते, इस तरह से एसक्यूएल के अंदर है कॉलम जहाँ भी गई हो, आप चाहें कि लास्ट नेम पहले आए, फर्स्ट नेम बाद में आए,
लास्ट टाइम पहले दिखाएगा, फर्स्ट टाइम बाद में दिखाएगा। तो जिस भी कॉलम को आपको जिस पोजीशन पे देखना उस पोजीशन में कॉल करके वैसे ही देख लें। हाँ, एक परमानेंटली भी चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं परमानेंटली चेंज नहीं होता, परमानेंटली भी चेंज हो जाता है कॉलम की वैल्यू। उसको किस इंडेक्स पे आपको रखना है, क्योंकि बाद होगा आपको कॉलम को इंडेक्स के थ्रू उठाना पड़ रहा था कि 0 इंडेक्स पे जो कॉलम है वो यूज़ कर लो, फर्स्ट इंडेक्स पे जो कॉलम है वो यूज़ कर लो। तो अगर आपको किसी ऐसे कॉलम का काम है जिसको आपको पहले वर्क करना है, तो आपको 0 इंडेक्स पे जाना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको उसका इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा आगे, वो आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास ईमेल एड्रेस का कॉलम है। हमें ईमेल एड्रेस से 5 और 6 में 2 काम करना है। यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि जो @ से पहले तक का जितना भी चीज़ें हैं वो आपका यूज़र नेम है, और @ के बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका पास डोमेन है। अगर आप चेक करें अपना ईमेल एड्रेस, तो ये देखें, ये आपके पास जो ईमेल एड्रेस है @ से पहले तक के आपके यूज़र नेम है और @ के बाद आपका डोमेन है। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे भाई एक्सट्रैक्ट? स्लाइस करिए, स्लाइस करके तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। स्प्लिट, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट है भाई। अगर मैं @ बोल दूँ तो इसने मुझे 2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और डॉट स्प्लिट का फंक्शन लगाया। स्प्लिट यानी कि मैं कॉलम को 2 स्प्लिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, स्प्लिट ऐसे किया, इसने मुझे क्या दिखा दिया, मुझे सीरीज़ के अंदर इसने मुझे हर एक इंडेक्स के ऊपर इसने मुझे एक लिस्ट बना के दे दी जिसके अंदर दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अगर मैं यहाँ पे 0 बोलूँ पहली वैल्यू आ जाएगी, नहीं स्प्लिट be true or false। कि मुझे डायरेक्टली दोनों कॉलम एक साथ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक्सपेंड इसका आगे आर्ग्यूमेंट था। अच्छा, ये आप लोग बोलोगे उनको तो याद है, लिख देते हैं। मैं भी मुझे भी याद नहीं है, मैं सिंपल टैब दबाता हूँ तो मुझे नीचे इसके आगे जो पैरामीटर थे वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आगे रिजेक्ट लग सकती है। इसमें n बता रहा है, n का मुझे आइडिया नहीं है, 2 कर लेते हैं, 1 करके देखते हैं क्या बोलता है, पता नहीं, जो बिल्कुल मतलब सर्च करूँगा गूगल पे कुछ ना कुछ बता देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये 3 इसके ऊपर पैरामीटर्स हैं जो अप्लाई हो सकते हैं। एक्सपेंड मैंने अपनी मर्ज़ी वाले कुछ डाल के देख रहा था, लेकिन उसने मुझे एरर में दिखाया कि एक्सपेंड के अंदर ट्रू फॉल्स आ सकता है। मैंने ऐसे ही 2 लिख के देख लिया, तो मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मेरा काम इससे हो गया। नहीं तो मैं सिंपल जो है क्या करता, मैं सिंपल गूगल कर लेता कि भाई ये मेरा ईमेल एड्रेस है, लोगों ने 10 तरह की प्रॉब्लम 10 तरह सॉल्व किया हुआ होता और वो कोई ना कोई तरीका मिल जाता। या जिस तरह से मैं सोच रहा था वो भी कोई ना कोई मेथड होगा। डॉट ये पहली वैल्यू चाहिए ना, पहली वैल्यू अब ये लिस्ट में आ रहा है, इसको चलिए इसको दोबारा अगर स्पेस प्लेट लगाऊं, सीरीज़ के ऊपर स्प्लिट है। चलें, खैर मसला नहीं, इससे अगर हमारा काम बन रहा है तो अच्छी बात है, पहले यहीं से कर लेते हैं काम। मेथड बहुत सारे हैं, काम को करने का कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, और रिजिक्स में लगा दिया।
स्प्लिट इक्वल्स टू 2, एक्सपेंड इक्वल्स टू, मेरे 2 कॉलम बन रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम डिक्लेयर करने होंगे। तो अच्छी बात है, इस चक्कर में आप लोग 2 कॉलम डिक्लेयर करना भी सीख जाएंगे। एक आपका आ गया यूज़र नेम, एक आपका आ गया डोमेन इक्वल्स टू, ठीक है। क्योंकि इससे आपको 2 कॉलम का रिजल्ट मिल रहा है तो आपको यहाँ 2 कॉलम डिक्लेयर करने होंगे। एक्सपेंड ने जो लिस्ट आ रही थी ना उसको 2 हिस्सों में प्रॉपर डिवाइड कर दिया, यानी कि जो स्प्लिट डिवाइड कर रहा था ना आपके डेटा को, एक्सपेंड क्या कर रहा है उनको प्रॉपर 2 कॉलम्स में डिवाइड करके दे रहा है। सही है, बस चेक कर लें दोबारा। यूज़र नेम और डोमेन आपके पास अलग अलग होगा आ गया, ठीक है। ये काम भी हो गया आपके पास। रिप्लेस हाइफन इन द डोमेन कॉलम विद स्पेस, विथ स्पेस क्यों होगा, विथ कुछ भी नहीं, विथ भी लाइन। ठीक है, ये आपके पास adventure-works.com आ रहा है कि आप किसी भी डोमेन के अंदर देखें तो आपके पास डैश नहीं होता है ऐसे, तो आपको इस डैश को रिमूव करना है ताकि आपके पास ये प्रॉपर जो है ना एक लिंक बन सके। तो डोमेन के कॉलम के अंदर आपको ये वर्किंग करनी है, df डोमेन df consumer.domain, स्ट्रिंग में आता हूँ उसको और इसको रिप्लेस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ रिप्लेस को भाई, क्या आप मेरे इस डैश को रिप्लेस कर दें ब्लैंक के साथ। रिप्लेस भूल क्यों रहा हूँ मैं, एक सेकेंड ऊपर किया था मैंने, वो तो रिजेक्ट लगाया था ना मैंने। हर दफ़ा रजिस्टर थोड़ी लगाना पड़ेगा भाई, तो सिंगल एक चीज़ को रिप्लेस करना है हमें, हर दफ़ा रजिस्टर की बात थोड़ी होगी भाई। हाँ सिंपल, सिंपल हो गया है। ठीक है, मैंने सिंपल बोला डैश, इसको रिमूव कर दो। पहले में किसको रिमूव करना है और सेकंड में किससे रिमूव करना है। मैंने डैश को रिप्लेस कर दिया, किसी से भी नहीं। यहाँ पे शायद इन प्लेस भी चल जाए, नहीं प्लेस नहीं है इसके पास, तो मुझे इसको दोबारा कॉल कराना है। ठीक है, ये adventure-work.com आपके पास बन गया। दोबारा चेक कर लें ऊपर, ये आपके पास आ रहा है। अच्छा, एक कॉलम क्रिएट करना है इनकम लेवल का, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़। इनकम लेवल मैंने आप यहाँ तो लिखा नहीं है, लिख देता हूँ ताकि इस फाइल को दोबारा अपडेट कर देंगे हम। अगर आपकी इनकम लेवल आगे इनकम जो है ग्रेटर दैन 1.5 लाख हो तो आप बोल दें कि ये हाई इनकम है। ठीक है, अगर आपकी इनकम
1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान की है, सही है। तो आप ये बोल देंगे, इसको वेरी हाई कर दें। अगर आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख तक की है तो आप बोल देंगे मीडियम, फिर इसको एवरेज बोल दें, उसको हाई बोलते हैं, इसको मीडियम बोलते हैं, इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इनकम ज़ाहिर है अगर वो लेस देन 50,000 होगी तो आप उसको बोलते हैं लो इनकम, ठीक है। ये आपने बैंड्स बना लिया अपने। आपके जो इनकम का कॉलम है इसको भी आपने कन्वर्ट किया है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, एक और नया कॉलम बनाना है इनकम बैंड्स का, और आपको अपनी डेटा को हिसाब से सेट कर देना है। मैं अपने इस चीज़ को यहीं पर ही ले आता हूँ। ठीक है, ताकि सामने याद रहे मुझे। मार्क डाउन नहीं है इसको, हाँ मार्क डाउन, इसको ये कर लेते हैं। नहीं बेसिकली जो है ना, ये आधा ही हो गया ये। वही सही था, हम बगैर उसके चल लेते। लो बोल देते यार इसको, ठीक है। जो भी है, इसने मुझे खाली कॉलम दे दिया है ताकि अपनी वैल्यूज़ को यहाँ रख सकूँ मैं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा कोड के अंदर अब। ठीक है जी, अब मुझे कॉलम बनाना है। कैसे बनाऊंगा भाई? एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू 50,000 से नीचे है तो बोल दूँगा लो है, 50,000 के दरमियान 1 लाख के दरमियान है तो बोल दूँगा एवरेज है, 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है तो बोल दूँगा कि मीडियम है, और 1.5 लाख से बड़ी है तो बोल दूँगा ये हाई है। तो जब भी बात आ रही है कि कोई भी चीज़ को हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा तो आपको ज़ाहिर है आपको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। हर एक वैल्यू को आप जाके चेक करेंगे, अगर वो वैल्यू उससे बड़ी है तो आप उसको वो वैल्यू असाइन करेंगे, नहीं तो दूसरी चेक लगाएंगे, नहीं तो तीसरा चेक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका लगेगा लूप, जो लूप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लूप लगाते हैं और आई इन, ज़रूरी नहीं कि आप रेंज दें, रेंज से आपके पास ज़ाहिर नंबर आना शुरू हो जाएंगे। आप डायरेक्ट कॉलम की वैल्यूज़ को भी जो है ना के ऊपर भी लूप चला सकते हैं, ठीक है। ये आगे ये देखिए, मैं दिखा सकता हूँ आपको, प्रिंट आई, ठीक है। पहले ये वैल्यू से एक करके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर मुझे प्रिंट का तो काम नहीं है, मुझे इनके ऊपर वर्किंग करनी है। अब जो वैल्यू आ रही है एक एक करके आएगी, ठीक है। अब उस आई के ऊपर आपको कंडीशन लगानी है, इफ़ आई इज़, कोई भी कंडीशन जो आप इफ़ की लगाते हैं उसके दो रूल्स हैं, तो सब आप हायर से लोअर पे जाएं या तो लोअर से हायर पे जाएं, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू एग्जैक्ट उस रेंज के अंदर फॉल कर सके, ठीक है। तो मैं हायर से लोअर लगा देता हूँ। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 1.5 लाख
तो क्या करो, फिर मैं बोलता हूँ कि आई कर दो और साथ में आई कर दो। चेक कर रहा हूँ, मुझे काम प्रिंट का तो है भी नहीं ना। चल सिर्फ हाई प्रिंट कर लेते, ठीक है। और अगर वो वैल्यू हाई से हाई ना हुई तो दोबारा उसके बाद चेक कर लो। दोबारा चेक करने के लिए एलिफ, सही है, एलिफ आई इज़, चेक कर लो कि अब वो वैल्यू 1,00,000 से ऊपर है कि नहीं है। जाहिर है नहीं, इसी के अंदर लेस देन 150,000 की तो लगेगा। 100,000 से 150,000 तक की वैल्यू चाहिए ना। भाई देखो, अगर एक वैल्यू आपकी 1,50,000 हुई, कोड चलना शुरू हुआ ऊपर से 1,50,000 से ऊपर हुई तो वो खुद ब खुद हाई में गिर जाएगी। 1,40,000 हुई तो कहाँ गिरेगी, ऑलरेडी यहाँ गिरेगी। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि एंड आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1,50,000, बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उधर ही गिर जाएगा ना वो तो, सही है। ये फ़ायदा होता है जो आप, अगर आप कोई भी इफ़ की कंडीशन हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर जा रहे हो तो आपको कंडीशन भी एक ही देनी पड़ती है, वो दूसरी कंडीशन में खुद ही फॉलो हो कर जाता है। क्या प्रिंट करना है भाई, मीडियम। अगर कंडीशन इसमें लाई नहीं कर रही, आपकी वैल्यू लेट्स सपोज 50,000 है, तो आप फिर बोलते हैं एलिफ आई इज़ ग्रेटर देन 50,000। अगर 50,000 से बड़ी वैल्यू है तो क्या कर दो भाई, समझिए ना, यहाँ पर 1,50,000 को जो है ना हाई में शामिल कर लेता हूँ, 1,00,000 को मीडियम में शामिल कर लेता हूँ और 50,000 को एवरेज में शामिल कर लेता हूँ, और 50,000 से छोटा जो है ना उसको, चौथी कंडीशन आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिंपल एस दे दें। तो देखें काम बिल्कुल सही हुआ है, ये आपका डेटा एक एक वैल्यू उठ रही है और जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो उस हिसाब से लो मीडियम और हाई में कन्वर्ट हो रही हैं। आप चाहें तो यहाँ आई कॉमा करके ना देख भी सकते हैं कि जो वैल्यू है वो भी प्रिंट कराओ और जो आपकी जो उसका कमेंट बन रहा है वो भी प्रिंट कराओ, तो आपका वैल्यू भी आ रही है और साथ साथ आपका चेक भी हो जाएगा। 90,000 है एवरेज है, 60,000 है एवरेज है, बिल्कुल सही है। 30,000 है लो आ गई, बिल्कुल सही है। 1,00,000 है मीडियम आ गई, सही है, ठीक है, ठीक है। लो एवरेज की हाई आ गई, 1,60,000 है हाई आ गई, 1,70,000 है हाई आ गई, ठीक है, ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन आपको तो कॉलम बनाना है, तो ये वैल्यूज़ जो आप चाह रहे हैं आपको कॉलम में डालनी है। कॉलम में डालने के लिए क्या करेंगे, नहीं, और के लूप को कॉलम में थोड़ी डाल सकते हैं। आपने लिस्ट पढ़ी है, मैं हर एक जब आइडिशन चली तो उस पर जो भी वैल्यू आ रही है उसको एक लिस्ट में सेव कराते रहूँ अब डॉट अपेंड करके। पर ये और से पहले तो जब मुझे फॉर का लूप इनिशिएट करने से पहले मुझे फिर यानी कि मैं ये बोल दूँ कि यहाँ मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए मुझे, उस लिस्ट का नाम क्या है, उस लिस्ट का नाम ले देता हूँ मैं इनकम रेंज, ठीक है। एक खाली लिस्ट मैंने डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो जो भी है वो अब जब भी वर्किंग करेगा तो मैं बोलूँगा इनकम रेंज डॉट अपेंड हाई, इनकम रेंज के अंदर हाई डाल दो। तो जो पहली वर्किंग हो रही होगी, पहली वाली वैल्यू के अगेंस्ट इनकम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो चली आएगी। इस चीज़ को भी कमेंट कर दें, काम करनी है आपके ये आपके काम का इसको यहाँ पेश कर दें।
चल गया ये। ठीक है, ये मैंने चला दिया कोड आपका। अब इसका डायरेक्ट कोई रिज़ल्ट नहीं आएंगे, मैंने कोई चीज़ प्रिंट ली नहीं थी। ठीक है, मेरे पास इनकम बैंड के नाम से जो मैंने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। वही चीज़ जो आप रिज़ल्ट की शो करवा रहे थे प्रिंट के ज़रिए, वो आपने रिज़ल्ट में शो नहीं कराई, बल्कि आपने लिस्ट के अंदर अपेंड करवाते रहे। ठीक है, इट्स मीन जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के अगेंस्ट अब जो रेंज आ रही है वो किस में आ रही है, वो इनकम रेंज के अंदर आ रही है। ऐसा ही है, तो मैं इसको अपना कॉलम बोल दूँ, ये मेरे लिए आसानी हो गई। मैं बोल देता हूँ df_customer, कॉलम का नाम डिक्लेयर करता हूँ, इनकम, क्या बोला था यहाँ पर, इनकम लेवल। ये कॉलम का नाम रहेगा और इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, उसकी वैल्यू ये होंगी। फाइन हो गया। आप चेक कर लें, दोनों कॉलम को चेक कर लें, एनुअल इनकम भी चेक कर लें और साथ में इनकम लेवल भी चेक कर लें। ठीक है, दोनों आते रहेंगे आपके पास। देखिए, आपने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट के अंदर आप अपेंड कर सकते हैं। मैंने सिंपल एक फॉर लूप चलाया और फॉर लूप के ज़रिए फॉर लूप के अंदर मैंने एक इफ़ कंडीशन मार्क करी। इफ़ कंडीशन की वजह से उसके ऊपर जो भी रिज़ल्ट आ रहा था उसको पहले मैं प्रिंट करवा रहा था, सिंपल। सही है। अब मैंने क्या किया, वो प्रिंट नहीं करवाया, बल्कि जो ऊपर मैंने एक खाली लिस्ट डिक्लेयर की थी, मैंने उसके अंदर वो वैल्यूज़ डालना शुरू कर दी डॉट अपेंड करके। तो जब भी आपकी वैल्यू आएगी 1.5 लाख से ऊपर होती, आपके पास इनकम रेंज के अंदर अपेंड हो जाता क्या, हाई। कोड दोबारा ऊपर चले जाता। सही है। DF एनुअल इनकम पे दूसरी वैल्यू निकल कर आती, वो लेट से वो 30,000 होती, उसके बाद 1.5 लाख का चेक लगता, फेल हो जाता, 1 लाख का चेक लगता, फेल हो जाता, 50,000 का चेक लगता, फेल हो जाता। चौथे केस पे आता, खुद ही वो इनकम रेंज के अंदर जाकर लो डाल देता। पहले मैं क्या कर रहा था, वही लो प्रिंट करवा रहा था, अब मैंने वही क्या किया, लो ऐड कर दिया। दोबारा ऊपर गया, तीसरी वैल्यू उठाई आई के अंदर, तो तीसरी वैल्यू दी, वो लेट सपोज 1,20,000 थी। पहले चेक पे आया, फेल कर दिया, दूसरे पे आया, हाँ भाई ठीक है 1 लाख से ऊपर वैल्यू है, इनकम रेंज के अंदर मीडियम जाके उसने ऐड कर दिया। इस तरह कोड चलता रहा, कोड ख़त्म हुआ और आपके पास हर एक कॉलम की वैल्यूज निकल कर आ गई। सही है। किसी को मुश्किल तो नहीं हुई इस चीज़ को समझने में? ये ज़्यादा बजट तो नहीं कर दिया आप लोगों ने? हाँ, अब ये बात आई कि ये चीज़ को यहाँ क्यों डिफ़ाइन किया है, इसको नीचे डिफ़ाइन कर दें। अब नुकसान देखिए, अगर आपने इसको फॉर के लूप के अंदर डिफ़ाइन कर दिया तो क्या होगा, पहली मरतबा कोड चला, ठीक है, DF कस्टमर्स एनुअल इनकम के अंदर से पहली वैल्यू निकल कर आई के अंदर आपने इनकम रेंज डिक्लेयर करी, वो वैल्यू अगर आपके 1.5 लाख से ऊपर हुई तो इनकम रेंज के अंदर हाई ऐड हो गया। दोबारा कोड ऊपर गया, दूसरी वैल्यू उठाई, अब क्या करेगा, दोबारा इनकम रेंज को नया बना देगा, जो पहली वैल्यू रखी हुई थी वो हटा देगा, दोबारा नया डिक्लेयर कर देगा, तो वैल्यू आपको सेव ही नहीं हो पाएगी आपकी कहीं। वो हर एक आइट्रेशन के ऊपर, हर एक साइकिल के ऊपर आपको इनकम रेंज की लिस्ट दोबारा क्रिएट करता रहेगा। तो जो वर्किंग आप सेव नहीं करें तो वो कैसे कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अपने फॉर लूप के बाहर लिखना पड़ेगा ताकि आप वर्क कर सकें। ठीक है, इस कोड में आप जिस भी लेवल के ऊपर आप देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप इसको देखना चाहते हैं कि कौन सा आई के ऊपर काम हो रहा है, तो आप उसको कॉल कर लें, वैल्यूज आते रहेंगे आपके पास। ठीक है, ये तो खैर छोटा सा कोड था, फ़ौरन कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ ये है मेरी अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हम लोग ये वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े फॉर लूप्स लगा रहे होते हैं, यानी कि एक बिग डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं, तो फॉर का लूप भी ना 5 मिनट लेता है चलने में, कोई एक कॉलम के ऊपर काम करना होता है।
तो वो टाइम नोट नहीं हो पा रहा होता कि भाई ये तो रेट पे गया तो अभी कब वापसी आएगा नहीं पता। तो एक छोटी सी लाइब्रेरी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ, इसका नाम है TQDM। तो ये बेसिक लाइब्रेरी नहीं है, ये मुझे मिली थी इंटरनेट से, मैं इसको यूज़ करता हूँ। फ्रॉम TQDM import TQDM, ठीक है। ये मुझे क्या करती है, ये मुझे प्रोग्रेस चार्ट दिखा देती है कि आपका जो आइट्रेशन है वो कितनी हुई है। तो जब भी मैं, मेरी अपनी प्रैक्टिस है कि जब भी मैं फॉर लूप चलाता हूँ ना, उससे पहले TQDM की लाइब्रेरी कॉल कर लेता हूँ, ये मुझे आसानी कर देती है काम को, ठीक है। मैं ये तो फ़ौरन इसे क्लियर कर दिया, वरना ये मुझे यूँ करके एक एक करके दिखाती है वैल्यू कि आपने, सही है। तो उसने 0 ही सेकंड के अंदर पूरा कोड चला दिया, वरना ये और कोई और बड़ा कोड होता तो वो इसकी प्रोग्रेस आपको यहाँ नज़र आएगी, 0 1 2 3 ये प्रोग्रेस बार चलता हुआ बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो नज़र आता है कि अच्छा कोड आपका इतना % हो गया और इतना % आपकी वर्किंग बाकी है, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है बहुत बेसिक काम था, तो उसके लिए इसको बिल्कुल विदिन सेकंड इसने सारी चीज़ों को कर लिया। और एक दो मरतबा हम चला भी चुके हैं तो वो इसकी कैशे मेमोरी भी सेव हो गया, तो उसने और जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। आपके पास ये हो गया पार्ट कंप्लीट। अब आ जाएं आप लोग प्रोडक्ट की टेबल के ऊपर। ये मुझे सारा करवाना है आज, टाइम इस पे लगा दिया, अब इस मज़ीद इस पर टाइम लगाऊंगा नहीं, इस पर जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं। क्लास तो खैर 9 बजे तक है, वो तो चलाएँ फिलहाल, ठीक है। DF प्रोडक्ट के नाम से मैं मेरा एक कॉलम, एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट की जो फाइल है वो उठा रहा हूँ। अच्छा, इस डेटा का ओवरव्यू शायद मैं आप लोगों को नहीं दे सका था। ये जो डेटा है आपके पास, इसके अंदर कुछ कॉलम, कुछ जो आपके पास टेबल्स मौजूद हैं। एक कस्टमर का टेबल है, यानी कि आपके जो वर्ल्ड वाइड जो कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं, कौन कौन कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है। उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज आप जैसे अमेज़ॉन का डेटा ले लें, तो अमेज़ॉन के पूरी दुनिया में जो कस्टमर्स होंगे उन्होंने अपने एक कस्टमर का टेबल बनाया हुआ होगा, कस्टमर की बर्थडे वगैरह उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी रखी हुई है, ठीक है। ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। इनके बाद ये कस्टमर्स हैं। अच्छा, ये कस्टमर क्या प्रोडक्ट लेते हैं, अथवा क्या प्रोडक्ट लिस्ट हैं जो आप बेचते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल आउट करते हैं। प्रोडक्ट की आईडीज़ मौजूद हैं, उनकी टाइप्स हैं, ठीक है, उनका मॉडल नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सब यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। प्रोडक्ट SKU, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है किसी कैटेगरी की होगी, किसी सब कैटेगरी या किसी कैटेगरी की होगी। लेट्स सपोज आपका कोई सैमसंग का मोबाइल है, वो सी सब कैटेगरी कंपनी का नेम होगा शायद, और मेन कैटेगरी आपका स्मार्टफोन जो आपकी है, या एसेसरीज़ या कुछ भी इस तरह से आप बना लें, ठीक है। ये सब कैटेगरीज़ हैं जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस सब कैटेगरी को बिलोंग करती है और किस मेन कैटेगरी को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस कंपनी के पास 4 टाइप की जो कैटेगरीज की इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, बाइक से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड, क्लॉथ से जो एसेसरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो लोग ये जो कस्टमर्स हैं, इनके पास कुछ टेरिटरीज़ हैं, यानी कि इनके कुछ रीजन्स हैं जहाँ से सेल ये लोग करते हैं, कौन कौन सी जगह से सेल करते हैं। वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ज़ाहिर है US से सेल्स कर रही है अपनी, ठीक है। US के साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ये सब जगह से सेल्स कर रही है, कनाडा से सेल्स कर रही है, फ्रांस से सेल कर रही है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UK से कर रही है। तो उन्होंने कंट्री वाइज
भी डिवाइड किया हुआ है और कॉन्टिनेंट वाइज भी डिवाइड किया हुआ है कि अगर ये पूरे कॉन्टिनेंट का देखना चाहें कि इस कॉन्टिनेंट पर सेल हो रही है तो वो कॉन्टिनेंट वाइज भी देख लेंगे और कंट्री वाइज और रीजन वाइज भी देख लेंगे। वो प्रोडक्ट जो कि रिटर्न होकर आ गई हैं वो क्या हैं आपके पास, वो ये हैं। ठीक है, किस टेरिटरी से रिटर्न आई है, कौन सी प्रोडक्ट आई है और कितनी क्वांटिटी में आई है, सबके बारे में। ठीक है, किस तारीख पे आई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, डेटा का आइडिया हो रहा है कि डेटा किस तरह का डेटा है, सेल्स का पूरा डेटा है। अच्छा, कैलेंडर के अंदर सिंपल एक कैलेंडर कॉलम है, इस पर हम डेट का एक कॉलम है, इसके हम फर्दर वर्किंग करेंगे हम क्या कर सकते हैं। एक सिंपल इसमें एक डेट लिखी हुई है तो बनाया था मैंने, बाद में इसमें वर्किंग करेंगे। जो लुकअप डेटा फाइल्स हैं आपके पास उसके अंदर 2015, 2016, 2017 के तीनों साल की अलग अलग सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, कि किस ऑर्डर डेट के ऊपर किस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट किस कस्टमर ने किस एरिया से ली है और कितनी क्वांटिटी में ली है। ठीक है, तो पहली तारीख 2015 को इस ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ये कस्टमर था, इसने ये प्रोडक्ट ली है इस वाले स्टोर से जाकर हमारे या इस वाले रीजन से जाकर आपके, और इतनी क्वांटिटी में परचेज़ की है। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट कस्टमर और डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट चीज़ें नज़र आती रहेंगी। तो ये हर साल की अलग अलग फ़ाइल जनरेट हो रही है इनकी। 15 की फ़ाइल अलग है, 16 की फ़ाइल है, 17 की फ़ाइल है, बाद में 18, 19, 20 बढ़ते रहेगा साल, तो फाइल मज़ीद आते रहेंगी यहाँ पर। तो इस डेटा के ऊपर आपको वर्किंग है। अब हम आए थे इसके प्रोडक्ट के डेटा के ऊपर, सिंपल pd.read CSV और मेरी फाइल है लुकअप वाले फोल्डर के अंदर। ये क्यों नहीं जा रहा, जानना चाहिए ना इसको। प्रोडक्ट की फाइल इसको सिंपल लीड किया। देखें यहाँ मुझे इशू उसने नहीं दिखाया वो लेटन करने का, वो कभी कभी दिखाता है, किसी किसी फाइल के साथ दिखाता है। जी, एक एक करके बच्चे जा क्यों रहे हैं, टाइम तो 9 बजे होगा। अरे बहुत टाइम है, अभी तो 20 मिनट लेट शुरू किया है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी सारे डेटा आपके पास यहाँ पे शो हो गया। आप इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाते हैं। कंफर्म दैट द प्रोडक्ट की इज़ अ होल नंबर, आपके पास इंटीजर के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट SKU इन टेक्स्ट में आ रहा है। प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आर डेसिमल नंबर। प्रोडक्ट प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आपके पास डेसिमल नंबर में यानी कि फ्लोट में आए हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपके पास डेटा ये जो आपने लोड किया है, ये डेटा इसकी फॉर्मेट जो आपकी डेटा टाइप है वो बिल्कुल सही डेटा टाइप के अंदर आएगी। तो यहाँ आपको इस दफ़ा वर्किंग नहीं करनी, बचत हो गई आपकी। रिमूव द प्रोडक्ट साइज़ कॉलम, एक कॉलम को रिमूव करना है, सिंपल। प्रोडक्ट साइज़ का आपको काम नहीं है। कैसे रिमूव करेंगे भाई जी, डॉट ड्रॉप के अंदर आपको कॉलम्स का सिंगल कॉलम है तो मेरे ख्याल में बगैर लिख के भी हो जाएगा। प्रोडक्ट साइज ना, कॉलम को रिमूव कर देगा, हटा देगा। ये एरर दे देगा नॉट एक्सेस, तो वो पूरा देना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। कॉलम इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसने रिमूव कर दिया। ठीक है,
मूव कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया मैंने, तो कोई भी चेंज नहीं होगी जब तक मैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू नहीं करूँ। मैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो मेरे पास ये परमानेंट ही ये कॉलम रिमूव हो गया। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। सॉर्ट द डेटा फ्रेम बाय प्रोडक्ट की कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके पास डेटा फ्रेम आ रहा है, ये आपके पास इसके ऊपर जो इंडेक्सिंग मार्क हुई हुई है, पांडास ने अपनी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग लगा दी है, सही। लेकिन अब बात ये आ रही है कि आप इसको प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट की जो आपको दी हुई है, प्रोडक्ट की आईडी जो दी हुई है, इस हिसाब से आपको इसको सॉर्ट करना है। तो प्रोडक्ट की के हिसाब से आपको सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉर्ट वैल्यूज़ ये बताया था किस हिसाब से, बाय इक्वल्स टू प्रोडक्ट की, और मुझे असेंडिंग में करना है, तो मुझे आगे कुछ देना होगा कि नहीं देना होगा, नहीं, सही, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अभी जो है इत्तेफाकन की बात है, इत्तेफाकन हुआ वही है कि डेटा आपका ऑलरेडी सॉर्टेड था। ये किसने कर दिया सॉर्ट, मैंने तो उसको अनसॉर्ट रखा हुआ था समझाने के लिए। चले डिसाइडिंग में कर लेते हैं, हम इसको डिसाइडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि अपने लिए एक चीज़ और सिखा दूँ हम लोग। डिसाइडिंग में करें तो मैं डिसाइडिंग के लिए क्या करना होगा, असेंडिंग इक्वल्स टू, ठीक है। हम लोग बातों बात मजाक में इसको बोलते हैं फालसे। जब कोड लिखते लिखते जब थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है ना, तो फिर उसको फालसे पढ़ते हैं, ये फालसे। ठीक है, तो ये आ गया फॉल्स, सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो देखें, जब भी आप कभी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज़ को सॉर्ट करेंगे, तो आपका इंडेक्स हिल जाएगा। सही है, आपका इंडेक्स यहाँ पे हिल गया, आपका इंडेक्स भी डिसेंडिंग में हो गया, क्योंकि उसने उस रॉ को एक इंडेक्स असाइन कर दिया था, आपने उस हिसाब से पूरा डेटा चेंज कर दिया। या लेट सपोज आप प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि आप प्रोडक्ट नेम के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा ये चीज़। तो आपका इंडेक्स ख़राब हो गया ये, ठीक है। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आपका डेटा तो असाइनिंग हो गया, लेकिन आपका इंडेक्स ख़राब हो गया। तो जब भी ये वाली वर्किंग करते हैं, तो हम इसके साथ साथ दूसरा एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम इंडेक्स को भी रीसेट करते हैं। मेरे ख्याल में बताया था मैंने, शायद नहीं। इन प्लेस इक्वल्स टू अगर मैं ट्रू कर दूं, तो अब मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट है, ये इंडेक्स ख़राब हो गया। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये रॉ मेरी 0th इंडेक्स के ऊपर है, ये 5वें इंडेक्स के ऊपर है, ये 172वें इंडेक्स के ऊपर है, तो ये एक डेटा अजीब कुछ फॉर्म में हो गया। तो इसके लिए आपको फिर ये वाली वर्किंग करने के बाद आप सॉर्ट इंडेक्स भी करते हैं, नहीं सॉर्ट इंडेक्स नहीं, सॉरी रीसेट इंडेक्स। ऐसे आप रीसेट इंडेक्स कर देंगे तो आप इसके ऊपर रीसेट इंडेक्स चला देगा ये। हाँ, कहाँ, ये असेंडिंग तो आपको वो ट्रू कर रहा है ना, असेंडिंग ट्रू नहीं करेंगे वो तो एक ही बात है, असेंडिंग ट्रू बोलूँ या फॉल्स बोलूँ, फॉल्स नहीं बोलूँ, या मैं कि ये तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट था ना, नहीं देता तब भी असेंडिंग ट्रू में ही करता है ये। इन प्लेस से क्या होगा, तो एक उसको वो परमानेंटली चेंज कर देगा ना, सही है। रीसेट इंडेक्स, तो वो जो इंडेक्सिंग अब 5 कुछ और आ रही थी, देखें जो ये इसने क्या किया है कि मेरे पास एक इंडेक्स के नाम से एक कॉलम बना दिया, और मेरे इंडेक्स को रीसेट कर दिया, पुराने वाले इंडेक्स पर एक कॉलम बना दिया। मैं ये इस पर आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ,
सही है, खैर जो भी है ठीक है। मेरा इससे इंडेक्स रीसेट हो जाएगा ये, लेकिन ये जो इंडेक्स आ रहा है ना ये नहीं भी आता वालों का, तो वो अंदर इंडेक्स पास करना होता है, रीसेट नहीं। देख लेते हैं, पास करके देख लेते हैं क्या होता है। लेवल नन ड्रॉप फॉल्स हुआ है ना, डू नॉट ट्राई टू इंसर्ट इंडेक्स इनटू डेटा फ्रेम कॉलम। सही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हुआ है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा ना, ड्रॉप ट्रू, तो अब ये कॉलम बनाएगा नहीं, बल्कि वो जो इंडेक्स था वो हटाकर नया इंडेक्स डाल देगा, दोबारा जीरो से इंडेक्स शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कर सकता हूँ मैं, ये करना ज़रूरी होगा क्योंकि मैंने, हाँ उसने बोला हाँ वो हटा दिया वो कॉलम, क्योंकि रीसेट इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स तो रीसेट करता है, लेकिन जो पुराना इंडेक्स था उसको एक कॉलम बना के आपको रख देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इस तरह से आपका डेटा, और इसके अंदर मैं इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटा आपका नेम के ऊपर सेंडिंग में कन्वर्ट हो गया, और जब नेम के ऊपर सेंडिंग में कन्वर्ट हुआ तो उसका जो इंडेक्स हिला था, मैं उसको इंडेक्स को भी सेट कर दिया। ये आपके पास चीज़ें सही हो जाएगी। राउंड करना है आपको प्रोडक्ट कॉस्ट को, प्रोडक्ट प्राइस को 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। ठीक है जी, आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं है। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट प्राइस भी 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं है। राउंड लगा के देखते हैं इसके ऊपर, राउंड लग तो रहा है, राउंड इंटू 2 डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम की टाइप फ्लोट है तो उसके ऊपर राउंड लग रहा है। इसकी अगर टाइप अगर प्योर होती तो उस पर राउंड कभी नहीं लगता। हाँ, राउंडिंग ऑफ करना है, जो 4 डेसिमल प्लेसेस थे उनको उठा के 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट कर लिया उसने। पॉइंट के बाद 4 नंबर्स आ रहे थे ना, 4 डिजिट्स आ रहे थे, 2 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यही काम मुझे पूरे दोनों कॉलम पे करना है, एक से तो हो गया, चेक कर लेते हैं, अगर दोनों पे एक साथ हो जाए तो अच्छी बात है भाई। प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद प्रोडक्ट प्राइस पे भी करना है ना, कर दिया, दोनों पे एक साथ भी हो गया। ठीक है, आप बस इसको कॉल कर दें। इन प्लेस, पता नहीं इन प्लेस यहाँ करेगा नहीं, इन प्लेस के पास नहीं है। आपको इस तरह से दोनों कॉलम आपके कन्वर्ट हो गए 2 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। सर इसका क्या काम है? इसका काम क्या है? प्लेस आपकी चीज़ों को परमानेंटली कर देता है ना, वरना वो आपको सिर्फ शो होती हैं, एग्जीक्यूट नहीं होती, डेटा में चेंज कर दिया। डेटा में चेंज कर देता है। लेकिन ड्रॉप में कर खाली अगर इंटरेस्ट नहीं लिखता तो मेरी वैल्यू सिर्फ सामने शो होती कि नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में डेटा फ्रेम में रहती वैल्यू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किया तो आपके डेटा में से वो रिमूव हो गई हमेशा के लिए। डिस्काउंट प्राइस के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। सबसे आसान तरीन काम है दुनिया का ये। एक कॉलम क्रिएट किया आपने प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस का, जो कि आपने बोल दिया कि क्या है, आपकी प्रोडक्ट प्राइस का मल्टीपल ऑफ 0.85 है। यानी कि आप लेट्स सपोज आपने 15% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट करने के बाद जो आपकी प्राइस बन जाती है वो आपकी 85% जो प्राइस आपकी बन जाती है वो है। तो आपके कॉलम, पूरा कॉलम आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ, 15% डिस्काउंट काटने के बाद आपकी प्राइस क्या बन जाती है, डिस्काउंटेड प्राइस आपकी क्या हो जाती है। ठीक है, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है।
ठीक है, बना ले, ये बन गया सिंपल, चेक कर लें। अच्छा ये भी ज़ाहिर है इसने इसको ये दो तो आपके 2 डेसिमल में है, लेकिन ये आपका 2 डेसिमल में नहीं है, तो आपको इसको भी 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट? राउंड का फंक्शन लग जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक है, उधर भी मैंने फंक्शन कॉल किया, इधर ही मैंने फंक्शन कॉल किया। उधर ज़ाहिर कॉलम के साथ कॉलम के ऊपर लगाया था, एज अ कॉलम के ऊपर फंक्शन लगा दिया था डॉट करके। यहाँ क्योंकि मैं इसके ऊपर नहीं लगा सकता, मैंने ऑलरेडी एक वर्किंग की हुई थी, तो मैंने इसको जो आपका पाइथन का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो यूज़ कर लिया। कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ मैंने जो पाइथन का जो बेसिक फंक्शन था राउंड का वो यूज़ कर लिया। आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहें तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो आपने पहले वर्किंग की थी उसके बाद आप इस तरह से कर लें। ठीक है, ऐसे कर लें, एक ही बात है, ताकि याद रहे कि 2 अलग अलग स्टेप हैं। पहले वो कन्वर्ट हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप इसको कन्वर्ट कर लें। ये वर्किंग आपकी हो गई। इसको भी आपने 2 डेसिमल में क्रिएट कर दिया जी। हाँ वही तो कर रहे थे, डिस्काउंट प्राइस प्रोडक्ट प्राइस का मल्टीप्लाई 0.85 डिस्काउंटेड प्राइस निकाली हमने। उस डिस्काउंटेड प्राइस को दोबारा कॉल किया और उसके ऊपर राउंड लगा, जिस तरह यहाँ वर्किंग की थी हमने। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर इन द प्रोडक्ट SKU कॉलम एंड क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल्ड SKU टाइप। आपके पास प्रोडक्ट SKU के नाम से एक कोड आ रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक कोड होता है हर, तो वो प्रोडक्ट के कोड के जो शुरू के 2 कैरेक्टर्स हैं, उसके बाद जो डैश लगा हुआ है, तो वो डैश से पहले पहले तक के कैरेक्टर्स आपको निकालने हैं। ये इसकी टाइप डिफाइन हो रही है, ये इसकी टाइप क्या है और बाकी के नंबर उसके नंबर है। तो आपको SKU टाइप निकालने के लिए या प्रोडक्ट टाइप निकालने के लिए आपको ये शुरू के जो 2 कैरेक्टर्स हैं डैश से पहले पहले, इनको निकालना है। कैसे करेंगे भाई? ये तो आसान हो गया आपके लिए, कर चुके हैं आप लोग, ईमेल निकाल चुके हैं। स्प्लिट बाय डैश। अब इधर भी डैश आ रहा था, इसने इसको भी 3 में कर दिया, कुछ को 2 में कर दिया, कुछ को 3 में कर दिया। और अगर हम इसको बोलते हैं कि एक्सपेंड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तो ये 3 कर देगा। अच्छा, और अगर मैं ये बोलूँ इसको कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम डिफाइन करूँ SKU टाइप का, तो क्या करेगा ये असाइन नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे 3 कॉलम बन रहे हैं, तो ये 3 कॉलम को कभी भी एक कॉलम नहीं बना सकता, ये हमेशा आपको एरर देगा। या तो आप यहाँ पे 3 कॉलम डिफाइन करें और बाकी 2 कॉलम को डिलीट कर दें अगले स्टेप में, ठीक है, या तो कोई और मेथड देखें, कोई और मेथड देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है। सही है, किसी और मेथड को देखने के लिए
ये तो हो रहा है, एक सेकेंड मुझे देखा, मेरे पास इसका सोल्यूशन है थोड़ा सा, मैं उसी में से डायरेक्ट देख लूँगी। मैं इस पर ज़ीरो जो लगा रहा था ना, तो मुझे वो पहली वैल्यू दे रहा था, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा डॉट स्ट्रिंग करके ज़ीरो बोल दूँगा ना, तो मुझे पहली जो कॉलम की वैल्यूज़ थी ना वो निकालना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर दोबारा इसको एक स्ट्रिंग की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको स्ट्रिंग मेथड बना देगा, और इसके बाद उसको मैं जब ज़ीरो मार्क कर रहा हूँ तो मुझे पहले कॉलम्स, पहली जो वैल्यूज़ थी वो निकाल के देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे आप लोगों की, भाई ये क्या हरदम कोई नई चीज़ आ जाती है हर एक लेवल के ऊपर, लेकिन ये सिंपल। आप अगर गूगल भी करेंगे तो वो वहाँ भी आपको इसी तरह के कोई सोल्यूशन मिल रहे होंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट्स यानी कि कोई पांडास के ऊपर आपने स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग के ऊपर आपने कोई फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर भी कई तरह की चीज़ें, तो ये होता है शुरू में कि लग रहा था कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रैक्टिस कर जाएंगे तो ये सब चीज़ें यूज टू हो जाएगा बंदा को। ये इसको करने के 10 तरह से मेथड है। अगर आपको ऐसा ही मेथड अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा और सर्च करें, आपको एक और मेथड मिल जाएगा। ये तो मुझे SKU के अंदर से निकालना है ना, शुरू के कैरेक्टर्स निकालने हैं। हाँ, तो उसके लिए आपने मेथड लगाया है, इसमें वो 0 से लेके आगे हाइट तक का डालते हैं, वो पहले वाली 0 से लेकर तो डॉट को देना है। अच्छा, या अब मतलब यहीं पर ही अगर मैं 0 लगा दूँ, 0 कॉलम 0 से लेकर आगे हाइट में डालना है। F1 तक, नहीं ये तो मुझे नहीं, ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे पता है, अगर लेट्स सपोज मुझे ये पता है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट SKUs हैं वो 2 कैरेक्टर्स के ही हैं, मैं कह रहा हूँ हाइफन चलाते हैं आगे, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसी के आगे यहीं पे यहाँ पर ये नहीं कभी भी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। स्ट्रिंग, ये जो आपने स्ट्रिंग के ऊपर आपने ब्रैकेट ओपन किया ना, तो यहाँ पर हमेशा ही इंडेक्स लेगा, इंडेक्स के अलावा कुछ और लेगा ही नहीं है। हाँ, आप इंडेक्स की रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि आपको 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक चाहिए। ठीक है, 0 1 2 3 सब आ रहा है, आप इसको 2 बोल देंगे तो ये शुरू के 2 कैरेक्टर्स निकाल के ला के देगा, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये वही काम जो हमने स्प्लिट करके किया वो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस फ़र्क ये है कि अब एक सेकेंड, इसको यही मेथड है एक, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। कहाँ वही ना, वो जो डॉट इंडेक्स है ना वो उसकी पोजीशन बता रहा है। नहीं भाई, नेम इंडेक्स इज नॉट कॉलेबल, ओ सॉरी, चलेगा, एक मिस्टेक की थी, बेसिक कॉलम डिफाइन ही नहीं, कहाँ से इंडेक्स लेगा ये। पहले देखते हैं ये क्या काम कर रहा है। नेम इंडेक्स इज नॉट कॉलेबल, यहीं पर ही फेल कर रहा है ये तो। ठीक है, ये यहीं पर ही फेल कर रहा है भाई। ये बोल रहा है कॉलम के नाम के साथ ये नहीं रख सकता है, नहीं, कॉलम के नेम के ऊपर जो है ना, ये ईमेल क्या है, ईमेल तो अच्छा इनपुट टेक्स्ट है ना, नहीं सही है, ये शायद ऐसे हो, ये शायद ऐसे हो, ये ऐसे होगा, ये समझिए, इसका इंडेक्स बताना शुरू हो गया ये। ठीक है,
स्ट्रिंग के ऊपर मैंने डॉट इंडेक्स उसका फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर मैंने डैश बताया, तो मुझे जो डैश की जो पोजीशन है वो बताना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कॉल कर लूँ df अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट SKU के अंदर आप मुझे ज़ीरो से जाना है कहाँ तक, यहाँ तक। नहीं, वो फिर वो आइट्रेशन चल के करना पड़ेगा, है हो जाएगा, कई तरह से घुमा फिरा के होगा। वही ना, मेथड बहुत है किसी काम को करने के, हो जाता है हर मेथड से काम, लेकिन ये क्या अप्रोच क्या यूज़ कर रहे हैं। बाद वक़्त होता है कि हम भी जो है ना बनाते टाइम पे इस तरह की जो जहन में अप्रोच आती है वो यूज़ कर लेते हैं, बाद में चलता है कि नहीं यार ये तो बहुत बेकार अप्रोच है। बाद में ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोड को दोबारा वर्क करते हैं, समझ में आता है कि नहीं यार इसको छोड़ दो, दूसरी अप्रोच यूज़ करिए, लेकिन रन टाइम पे काम निकालने के लिए फ़िलहाल चला लेते हैं। ठीक है, ये है ये कर क्या रहा है, इसको ही देख लें ज़रा एक मरतबा। ठीक है, स्प्लिट तो कर रहा है ये। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद जब मैं इसको दोबारा स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, तो अब स्ट्रिंग बोलने के बाद में इसके ऊपर इसको इस तरह समझ लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ए के अंदर मेरा नाम है, तो अगर मैं ए का 0th इंडेक्स देखूँ तो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, क्योंकि ए एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के 0 पोजीशन के ऊपर टी है, 1 पोजीशन के ऊपर ए है, यू 2 सेकेंड पोजीशन के ऊपर 2 है। तो सेम इसी तरह से जब मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये मैंने भी आपको बताया था बेसिक पाइथन के दौरान। ठीक है, अब ये आपकी एक लिस्ट है। अब जब मैं इसका 0 इंडेक्स देखूँ तो मुझे जे नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, पूरा JDC बोलेगा, क्योंकि एक एलिमेंट देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक लिस्ट है। इस लिस्ट के ऊपर जब मैं स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और स्ट्रिंग अप्लाई करने के बाद मैं इसको बोलूँगा इसको मुझे 0th इंडेक्स दो, तो मुझे वो 0th इंडेक्स यानी कि जो पहला ही वैल्यू जो भी है वो पूरी ला के दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, वही सेम टेक्निक जो मैंने आपको सिंपल में बताई थी, वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। इसको आप बोल दें df प्रोडक्ट डॉट कॉपी SKU टाइप सही है, ये आपके पास SKU टाइप क्रिएट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 0 वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है आपको np.nen नल वैल्यूज़ से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, इसमें कॉलम में प्रोडक्ट स्टाइल के कॉलम में प्रोडक्ट स्टाइल का जो कॉलम है आपके पास, इसके आपके पास कुछ 0 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, उन 0 चेक कर लेते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। इसमें ये 0 वैल्यूज़ आ रही हैं कुछ, इस 0 वैल्यू को आपको चेंज करना है ब्लैंक वैल्यूज़ से। ठीक है, सिंपल वही रिप्लेस। ठीक है, क्या करना है, 0 को कन्वर्ट करना है आपको किस में, ब्लैंक में करके देखते हैं क्या होता है। ब्लैंक हो गया, अच्छा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट कॉलम है तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल ब्लैंक से भी कर सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इन प्लेस मैंने नहीं किया तो ये एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यही अगर मेरे पास किसी कोई इंटीजर कॉलम होता, कोई न्यूमेरिक कॉलम होता,
तो अगर मुझे उसमें से कोई नंबर को रिमूव करना होता तो मैं सिंपल स्पेस के ज़रिए रिप्लेस नहीं करता, तो फिर मुझे वहाँ पर np.nan लगाना होता। np.nan दिखा देता हूँ यहाँ पे लगा के। np.nan क्या है? np.nan आपकी जो numpy की लाइब्रेरी है उसका नल वैल्यू है, नल आर्ग्यूमेंट है एक तरीके से। सही है। अब आप अपने डेटा को चेक करें ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नैन आ रहा है, ठीक है। डॉट यूनिक करके चेक कर लें तो ये नैन दिखाएगा आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर आपके यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो ये आप इसको इजीली फिर आप कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में या फ्लोट में, ठीक है। और अगर आपको मीन, मीडियन, समीशन, काउंट वगैरह निकालना है तो आपका वो ब्लैंक ग्रॉस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। वरना ज़ीरो अगर इंटीजर वैल्यूज लिखी हुई हैं और आपने कहीं कुछ जगह ज़ीरो लगा हुआ है तो आपने उन ज़ीरोज़ को नहीं हटाया तो आपको मीन आपको पता है एवरेज आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सम भी आपका ख़राब हो जाएगा। सम तो ख़राब नहीं होगा, और अगर आपने कोई स्टेट्स की वैल्यूज़ ली तो वो सब ख़राब हो सकती हैं, सही। लेकिन अगर आपने ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया नल वैल्यूज़ से तो फिर आपका एवरेज कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास वर्किंग हो गई है यहाँ तक की। आगे बढ़ें। देखिए मैं इस टास्क को अपलोड तो किया हुआ है, कोशिश करिएगा आप लोग, ये शायद आप लोगों से मुश्किल से हो थोड़ा सा, ठीक है। ये पूरा काम ना आपकी डेट टाइम की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके होगा, तो इसको छोड़ दिएगा, बाकी कॉलम्स को लोड करके देखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना, देखें प्रोडक्ट की कैटेगरी को लोड करना और चेक करना कि सारे कॉलम हैं कि नहीं, और आईडी उनकी सही है कि नहीं, तो आईडी सही कर देनी है, डेटा टाइप सही करनी है, इसका भी डेटा टाइप चेक करना है खाली, रिटर्न की फाइल भी लोड करनी है और चेक करना है कि डेटा टाइप सही उठ रही है कि नहीं उठ रही। और ये एक काम करना है, जो दो बड़े काम करने हैं वो ये काम करने हैं, एक तो कैलेंडर की कॉलम में काम करना है, और एक ये जो काम करना है हमें एक पूरे फोल्डर के साथ काम करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि हमें एक एक फाइल को नहीं उठाना, लेट्स सपोज कल कंपनी में 10 फाइल होगा तो एक एक करके फाइल उठाएंगे, तो हमें 10 फाइल एक साथ कैसे उठा सकते हैं उसको हम मेथड देखना है। हाँ, पूरा फोल्डर उठाना है। अगर इसको देख के आ सकता है तो देख के आइएगा ताकि प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरह से, ठीक है।